अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल है तुमसे मोहब्बत लाजिम है, एपिसोड 6। राइटर उजाला नाज। वो शाम को इरसा की तरफ आया था। इस वक्त दोनों बैठे खाना खा रहे थे। साथ साथ वो इरसा की जॉब के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर तुम कल से ज्वाइन कर रही हो? महद ने बिरयानी का एक चम्मच मुंह में रखते हुए कहा। हाँ, कल सुबह से जाना है। इरसा भी खाने की तरफ मुतवज्जो थी। वैसे तुम्हें उसने पहले इंटरव्यू में ही सिलेक्ट कर लिया, ये अजीब बात नहीं है? महद को वाकई इतनी जल्दी ये सब कुछ अजीब लगा था। हाँ, अजीब तो है, मगर वो बंदा इस टाइप का नहीं है कि मैं उस पर शक करूं। इरसा ने उसकी जानिब देखकर कहा। और पहली मुलाकात में तुम्हें उसकी टाइप कैसे मालूम होगी? ये अमीर नवाबजादे अक्सर बिगड़े हुए होते हैं। महद ने ऐसे पानी का गिलास उठाकर संजीदगी से कहा। मेरी उससे 20 मिनट की मुलाकात हुई है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं उसे जान गई हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो एक बाकिरदार इंसान है, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में सब नज़र आया सिवाय बदकिरदारी के। इरसा ने आम से अंदाज में कहकर अपनी प्लेट उठाई। टेबल का सामान किचन में रखने के बाद उसने दोनों के लिए चाय बनाई थी। महद इस पूरे टाइम में खामोश था। तुम इतने चुप क्यों हो गए हो? इरसा ने चाय का कप इसकी जानिब बढ़ाकर पूछा। कुछ सोच रहा हूँ। वो संजीदा और किसी सोच में गुम नजर आ रहा था। क्या? इरसा ने सामने बैठकर पूछा। तुमने उस शख्स की आंखों पर इतना गौर कैसे कर लिया? महद की बात पर इरसा ने उलझकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब ये कि तुमने उसकी आंखों को इतना गौर से कैसे देख लिया? महद ने अजीब अंदाज में उससे कहा। जाहिर है वो मेरे सामने था तो आंखें तो नजर आएंगी ना। इरसा इसकी बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए आम अंदाज में जवाब दिया। नहीं इरसा, आप किसी शख्स की आंखों में सिर्फ उस वक्त झांकते हो जब आपको कोई कशिश ऐसा करने पर मजबूर करती है। और जानती हो वो क्या कशिश होती है? महद ने इसकी जानिब झुककर इसकी आंखों में झांक कर कहा। क्या? इरसा ने उसे देखते पूछा। वो पसंदीदगी की कशिश होती है। तुम्हें वो पसंद आ गया है। महद ने जैसे उसे फैसला सुनाया। इरसा एक पल के लिए हैरान हुई और फिर दूसरे ही पल खिलकर हंसी। महद, तुम भी पागल हो। भाई वो मेरे बॉस हैं और मैं मानती हूँ कि वो एक पुरकशिश इंसान है, और अगर ये कहा जाए कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो गलत नहीं है, मगर ये कोई कशिश नहीं है। मुझे उसकी आंखों में पाकीज़गी नज़र आई, और पाकीज़गी को तो सब पसंद करते हैं ना। इरसा ने जैसे इसकी बात को एंजॉय किया था। हाँ, सब पसंद करते हैं, मगर एक बात तो बताओ। क्या बात? इरसा की बात पर महद थोड़ा आगे झुका। उसकी नज़रें मुसलसल उसके चेहरे पर थीं। तुमने कभी मेरी आंखों को इतना गौर से क्यों नहीं देखा? सवाल में जाने क्या था कि इरसा चौंकी। उसने महद की जानिब देखा। वो बहुत गौर से उसे ही देख रहा था। तुम भी ना। चलो उठो, घर जाओ अब। वो दोनों कप उठाकर किचन की जानिब गई। अब वो कप को वॉश कर रही थी। महद ने एक गहरी सांस ली और फिर वो उठ खड़ा हुआ। वैसे मुझे हैरानगी है कि 20 मिनट की मुलाकात में तुमने उसकी आंखों में झांक लिया, जबकि ये काम 1 साल में एक बार भी तुमने मेरी आंखों के मामले में नहीं किया। महद ने संजीदगी से कहा और वहाँ से चला गया, जबकि इरसा वहीं खड़ी रह गई थी। इसे महद का रिएक्शन समझ नहीं आया। उसे आखिर क्या बुरा लगा था? वो किचन का सामान समेट कर अब अपने कमरे के अंदर मौजूद टेरेस पर आ गई थी। अंधेरा फैल चुका था। सामने चांद और आसपास कुछ सितारे चमक रहे थे, मगर वो इन दोनों को नहीं, बल्कि वो तो आसमान के अंधेरे को देख रही थी। जाने क्यों उसे अंधेरा देखना ही अच्छा लगा था। जब जिंदगी में अंधेरा हो तो इंसान को बाज़ औक़ात उसकी इतनी आदत हो जाती है कि वो अंधेरे में ही सुकून ढूंढता है, और इरसा साजिद भी यही कर रही थी। वो सुकून में नहीं थी, मगर इस अंधेरे में वो सुकून ढूंढना चाहती थी। महद ने सच ही तो कहा था। वो हमेशा से जानती थी कि वो उसे पसंद करता है। वो जानती थी कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर उसके बावजूद उसने कभी उसकी आंखों में झांकने की कोशिश नहीं की। वो कभी उसकी आंखों में देखना भी नहीं चाहती थी। इसने महद को हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त माना था। वो महद के अंदाज पर उलझ गई थी। महद को न जाने क्या बुरा लगा था, इसका अफ़ान की तारीफ करना या इसका उसकी आंखों को पढ़ना। वो काफ़ी देर इस बारे में सोचने के बाद अपने कमरे में वापस आई। बेड पर बैठकर इसने अपना मोबाइल उठाया
اس نے مہک کو ایک میسج کیا، تمہاری آنکھوں میں تو تب جھانکتی نا مہک جب تمہارے دل میں نہ جھانکا ہوتا۔ مہک جو اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھا عرصہ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا، موبائل کی آواز پر اس نے میسج کھول کر دیکھا۔ اس نے میسج پڑھا اور اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ میسج سینڈ کیا اور موبائل واپس رکھا۔ عرصہ کا موبائل بجا تھا اور اس نے دیکھا مہک کا میسج تھا، بہت چالاک ہو تم، دل میں جھانکنے آئی اور وہیں ڈیرے جما لیے۔ ایک دلکش مسکراہٹ عرصہ کے ہونٹوں پر پھیلی۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کال کی تیز آواز نے اس کی آنکھ کھولی تھی۔ اس نے نیند سے بھری ہوئی آنکھیں ہلکی سی کھول کر دیکھا، مہک کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ اتنی صبح کیوں اٹھایا دیا؟ اس کی آواز سن کر مہک سمجھ چکا تھا کہ وہ نیند میں تھی۔ میڈم، صبح کے 8 بج رہے ہیں اور آپ شاید بھول گئی ہیں کہ آج آپ کا پہلا دن ہے۔ مہک نے اسے یاد دلایا تھا۔ وہ مہک کی بات سن کر فوراً اٹھی تھی۔ کیا 8 بج گئے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 8 بجا رہی تھی۔ جی ہاں، اب جلدی سے تیار ہو کر نکلو، پہلے ہی دن لیٹ مت ہو جانا، اور ہاں ناشتہ کر کے جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب بائے۔ وہ کال کٹ کر کے فوراً سے بیڈ پر سے اچھلی تھی اور الماری سے اپنا ڈریس نکال کر واش روم چلی گئی۔ وہ فکس 9 بجے اس بلڈنگ کے سامنے موجود تھی۔ اندر داخل ہو کر وہ فوراً لفٹ کی جانب گئی۔ اسی لمحے حاشر بھی اس کی لفٹ میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ مس عرصہ، اس نے عرصہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ عرصہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو؟ آئی ایم آلسو فائن۔ اس نے کہتے ہی سامنے دیکھا تھا، لفٹ اس کے فلور تک پہنچنے والی تھی۔ آپ 3rd فلور پر جا رہی ہیں؟ حاشر نے لفٹ کے نمبرز کی جانب دیکھ کر کہا۔ ہاں، آئی تھنک مجھے وہیں جانا ہے۔ عرصہ نے اندازہ ہی لگایا۔ نہیں مس عرصہ، آپ کو 3rd نہیں بلکہ 4th فلور پر جانا ہے، باس کے آفس میں۔ حاشر کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ باس کے آفس میں؟ جی ہاں، آپ ان کی پرسنل سیکرٹری ہیں تو آپ کو ان کی نظروں کے سامنے ہی رہنا ہے نا؟ حاشر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی مسکراہٹ عرصہ کو تھوڑی عجیب تو لگی۔ وہ دونوں 4th فلور پر لفٹ سے نکلے۔ حاشر اسے لے کر باس کے آفس کی جانب آیا۔ باس کی اجازت ملنے پر وہ دونوں آفس کے اندر داخل ہوئے۔ باس میں سے عرصہ آ گئی ہیں، حاشر نے باس کے سامنے آ کر کہا۔ اوکے حاشر، تم انہیں ان کی جگہ بتاؤ اور کام بھی۔ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ فائل میں جھکا ہوا بولا تھا۔ اس کے بعد حاشر عرصہ کو لے کر آفس سے باہر نکلا اور ساتھ ہی ایک دروازے کے اندر لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس تھا جہاں سامنے ایک میز رکھی تھی جس پر ضرورت کی تمام سامان کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ اور ایک موبائل بھی رکھا تھا۔ یہ آپ کا آفس ہے اور یہ لیپ ٹاپ آپ کے استعمال میں رہے گا۔ آپ چاہیں تو اسے کام سے گھر بھی لے جا سکتی ہیں۔ اور یہ موبائل، حاشر نے موبائل اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ میرے پاس موبائل ہے۔ عرصہ کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ کوئی ایک عام سے سیکرٹری کو بھلا کب اتنی سہولیات دیتا ہے؟ جی مگر یہ کمپنی کی طرف سے ہے، باس کو آپ سے کوئی کام پڑ سکتا ہے اور آپ کو بھی، تو اس لیے یہ موبائل آپ استعمال کریں گی، اس کا بل کمپنی پے کرے گی۔ حاشر کی بات پر عرصہ نے سر ہلا کر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ یہ کچھ فائلز ہیں جس میں جیولری کے کچھ ڈیزائنز ہیں، آپ انہیں چیک کر لیں اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ نہ لگے تو انہیں باس کو دکھا کر اوکے کروا دیجیے گا۔ میز پر رکھی فائل پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، چلیں پھر، بیسٹ آف لک۔ وہ اسے کہہ کر آفس سے باہر نکلا تھا۔ عرصہ آگے بڑھ کر اپنی میز کے پاس رکھی کرسی پر آئی جہاں اس نے بیٹھنا تھا۔ اس نے اپنا بیگ میز کے ایک سائڈ پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ بس بیٹھنے ہی کی دیر تھی کہ عرصہ ساجد چونک گئی۔ سامنے ہی شیشے کی وال تھی جس کے سامنے بیٹھے باس آسانی سے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ہی روم میں بیٹھے ہوں۔ اف اللہ، اس طرح باس کی نظروں کے سامنے میں کیسے سکون سے کام کر سکوں گی؟ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ سامنے بیٹھا عفان اب بھی اپنی فائل کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے سامنے رکھی فائل کی جانب دیکھا۔ چلو عرصہ، کام پر دھیان دو، خود سے کہہ کر وہ اپنی فائل کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے اس فائل کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ فائنلی سارا کام ختم کر کے اس نے جیسے ہی نظر اٹھائی، سامنے بیٹھی لڑکی اپنی فائل پر جھکی نظر آئی۔
हल्के नीले रंग की टॉप और वाइट कलर के दुपट्टे के साथ पोनी में कैद किए हुए बाल, कान में सिल्वर रंग के टॉप्स, आंखों में काजल और होठों पर हल्की लिपस्टिक के साथ वो खुद से बेनियाज अपने काम में मशगूल थी। थोड़ी देर बाद भी कुछ सोचते हुए इसने अपने हाथ पर पकड़ी पेंसिल को अपने दांतों के बीच में दबाया था। उसके इस अंदाज पर अफान के होठों पर मुस्कुराहट आई। शायद ये उसकी निगाहों का एहसास ही था कि उसी लम्हे इरसा ने नज़र उठाकर सामने देखा और बॉस को अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर वो चौंक गई। थोड़ा घबरा कर इसने दोबारा खुद को फाइल की जानिब मुतवज्जो किया। उसकी ये कैफियत अफान को मज़ीद मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। इसने अपना इंटरकॉम उठाया। सामने बैठी इरसा के पास रखा टेलीफोन बजा। हेलो, इसने रिसीवर उठाकर कहा। फाइल लेकर ऑफिस में आए मिस इरसा। उसके कहने पर इरसा ने हैरत से सर उठाकर सामने बैठे बॉस की जानिब देखा जो इसे ही देख रहे थे। जी ओके, इसने कहकर रिसीवर वापस रखा और फाइल उठाकर खड़ी हो गई। न जाने मुझे इस इंसान के सामने जाने से इतनी घबराहट क्यों होती है। इरसा ने खुद से कहा था, जाने क्यों, मगर इसे बॉस के इस तरह देखने से डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो फाइल लेकर बॉस के ऑफिस के दरवाजे के पास आई। दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाने की इजाज़त मिलने के बाद वो अंदर आई और बॉस के सामने आकर खड़ी हुई। आपने फ़ाइल मंगवाई थी, इसने फ़ाइल बॉस की जानिब बढ़ाते हुए कहा। यस, आपने इसे चेक कर लिया? बॉस ने फ़ाइल इसके हाथ से लेते पूछा। जी मैं चेक कर चुकी हूँ, मगर वो थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। मगर? बॉस ने इसे देखते हुए संजीदगी से पूछा। सर, अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा? इसने बॉस की जानिब देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, आप कहें। बॉस ने इसे इजाज़त देते हुए कुर्सी से टेक लगाकर गौर से देखने लगा। ये डिज़ाइंस तो बहुत अच्छे हैं, बट इनमें कुछ यूनिक नहीं लग रहा। आई मीन के हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि किसी और कंपनी के डिज़ाइन से मुख्तलिफ हो। वो भरपूर कॉन्फिडेंट के साथ कह रही थी। और वो मुख्तलिफ चीज़ क्या है? अफान ने इसे देखते पूछा। फीलिंग। इरसा के जवाब पर अफान चौंका। फीलिंग? इसने हैरान होकर पूछा। यस, फीलिंग। एक ऐसा डिज़ाइन जिसे देखकर कोई फीलिंग आपके अंदर पैदा हो, जैसे कि ये। इसने अपने हाथ में पकड़ा कागज़ का एक टुकड़ा उनकी जानिब बढ़ाया। उसने कागज़ इसके हाथ से लेकर देखा। उस पर एक डिज़ाइन बना था, एक पत्थर जिस पर ऐसा डिज़ाइन बना था जैसे उसके हाथ से निकल रहा हो, जैसे उसके हाथ निकल रहे हों और उसके हाथों के बीच ही एक और डिज़ाइन पर लगा एक छोटा सा पत्थर। दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दो आँखें हों जो एक दूसरे को देख रही हैं। आपको इस डिज़ाइन को देखकर क्या लग रहा है सर? इसने बॉस को मुसलसल इस डिज़ाइन को गौर से देखते पूछा। मुझे लगता है जैसे ये दो चमकते पत्थर दो लोगों की आंखें हैं जो एक दूसरे पर टिकी हैं। तो क्या आप उसे खरीदेंगे नहीं अपने किसी प्यारे के लिए? इरसा के सवाल पर इसने चौंक कर इरसा की जानिब देखा। मेरा मतलब है कि आवाम को फीलिंग्स अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ज्वेलरी में भी फीलिंग्स लाएं। इरसा ने अपना सवाल गैर मुनासिब समझकर बात बदली। आई एम इम्प्रेस्ड मिस इरसा। अफान ने खड़े होते हुए इसकी तारीफ़ की। थैंक यू सर। वो वाकई खुश थी कि बॉस को इसका डिज़ाइन पसंद आया। आपका माइंड अच्छा है मिस इरसा, आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा क्यों नहीं कर लेती? उसके सामने खड़े होकर वो कह रहा था। मैंने आपको बताया सर कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इरसा ने दोबारा वही बात की। तो फिर आपने ये डिज़ाइन इतनी गहरी सोच के साथ कैसे बना लिया? वो हैरान था इसके डिज़ाइन पर। क्योंकि मैं अपना काम और अपनी जिम्मेदारी दिल से पूरी करती हूँ, और दिल से किया हर काम अच्छा ही होता है ना सर? उसने उसकी जानिब देखते कहा। जाने क्या था उसके अल्फाजों में कि अफान खालिद जम सा गया था। आप जा सकती हैं, वो फ़ौरन ही पलट कर बोला और इरसा को इसके इस बदलते अंदाज पर हैरान हुई। अफान ने मिरर वॉल के पास जाकर आसमान की जानिब देखा। वो अचानक ही बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। जाने क्यों दिल में कुछ था जो इसे बेचैन कर रहा था। इसने पलटकर सामने बैठे इरसा को देखा। वो अपने लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो थी। तुम ऐसी क्यों हो इरसा? उसे देखकर वो बिना आवाज़ कहता पलटा। अब इसका रुख दोबारा शीशे की जानिब था। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी ये सच्चाई, ये मासूमियत मुझे तकलीफ़ दे रही है।
वो जैसे वाकई तकलीफ में था। अचानक ही इसने अपना मोबाइल और कोट उठाया और ऑफिस से निकल गया। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा था जब हाशिर इसकी जानिब भागते हुए आया। सर, आपकी मीटिंग है, वो इसे बता रहा था। उसने एक नज़र रुक कर हाशिर को देखा और हाशिर सख्ते में आ गया था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। कैंसिल कर दो, मुझे जाना है। वो फ़ौरन गाड़ी में बैठ गया था। सर, आप ठीक तो हैं? हाशिर ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। नहीं, जब तक वो है मैं ठीक नहीं रह सकता, वो कहकर गाड़ी आगे बढ़ा गया और हाशिर इसकी गाड़ी को दूर जाता देखता रहा। अल्लाह आपकी मदद करे बॉस, आपने बहुत ज़्यादती कर दी है उनके साथ। इसने उस रास्ते की जानिब देखकर कहा जहाँ से अभी अफ़ान गया था। वो रात से घर आया था। पूरा दिन उसने सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए गुजारा था। अब वो सीधा दादो के कमरे की जानिब आया। दादो नमाज से फारिग होकर तस्बीह पढ़ रही थी जब वो जाकर सोफे पर बैठा। थक गए हो? दादो ने इसके चेहरे की जानिब देखकर कहा। वो आज बहुत थका हुआ लग रहा था। नहीं, मगर ऐसा लगता है कि थक जाऊंगा, वो खोए हुए लहजे में बोला था। किससे थक जाओगे? दादो जानती थी कि वो आज किसी गहरी सोच में गुम है। खुद से। इंसान खुद से भी तो थक जाता है ना दादो? इसने दादो की जानिब सवालिया नज़रों से देखकर पूछा। हाँ, इंसान कभी कभी खुद से भी थक जाता है। और जानते हो ऐसा क्यों होता है? दादो ने इससे सवाल किया था। इसने दादो की जानिब देखकर नफ़ी से सर हिलाया। वो नहीं जानता था, क्योंकि इंसान खुद से लड़ता है। वो करना नहीं चाहता जो उसका दिल उसे करने को कहता है। जब वो अपने दिल से लड़कर उससे खिलाफ जाता है तो एक वक्त आता है कि वो थक जाता है। इंसान खुद से लड़ते लड़ते थक जाता है। दादो ने इसके पास बैठकर कहा। और अगर इंसान को थक जाने का डर हो तो वो क्या करे? इसने दादो को देखकर एक और सवाल किया। अपने दिल की सुने, क्योंकि दिल आपको कभी थकने नहीं देता। दादो ने मुस्कुरा कर कहा। और दिल क्या चाहता है वो कैसे मालूम हो? वो बहुत कंफ्यूज था। अफ़ान खालिद के एक कामयाब इंसान होकर भी दिल के मामलों में ना समझ था। दिल सिर्फ वो चाहता है जिसमें आपको कभी थकन ना हो। जो काम थका नहीं रहा, समझो वही दिल चाहता है। दादो की बात पर इसने सर हिलाते हुए आंखें मूंदी थीं। वो नहीं जानता था कि इसका दिल उससे क्या चाहता है, मगर वो इतना ज़रूर जानता था कि वो थकना नहीं चाहता। वो थक नहीं सकता था। इसने सोचा उसे दादो की बातों पर अमल करना चाहिए, उसे दिल की सुननी चाहिए। और अब से अफ़ान खालिद दिल की सुनने वाला था। वो दादो के कमरे से उठकर अपने कमरे में आया। खाने का तो उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। शावर लेकर इसने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई थी। मुलाजिम इसकी कॉफ़ी रूम में रखकर जा चुका था। इसने कॉफ़ी का कप उठाया और अपने कमरे के टेरेस पर आया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। एक चांद भी था जो कि उसी आसमान पर था, मगर वो चांद को नहीं देख रहा था। वो इन छोटे छोटे तारों को देख रहा था। कॉफ़ी का एक घूंट लेकर इसने अपना मोबाइल उठाया और उसकी गैलरी में मौजूद एक तस्वीर खोली। ये इरसा साजिद की तस्वीर थी, जहाँ वो महद के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। मगर इस तस्वीर में महद नहीं था। इसने महद को क्रॉप कर दिया था। अब उसकी मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ इरसा साजिद थी। वो इस तस्वीर को गौर से देख रहा था। जाने क्यों दिल चाह रहा था कि इसे देखने का। इरसा साजिद, न जाने मैंने जो किया वो ठीक था या गलत, मगर मैं खुद को रोक नहीं सका था। तब भी वो इस तस्वीर को कहते हुए रुका। और अब भी इसने मोबाइल से तस्वीर हटाई थी और अब वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आया। इसने इरसा का नंबर डायल किया। इसका दिल चाह रहा था इरसा की आवाज़ सुनने का, और अफ़ान खालिद अब दिल की सुनने वाला था। वो इस वक्त गहरी नींद में थी जब इसका मोबाइल बजा। इसने आँख खोलकर देखा, मगर इसका मोबाइल तो नहीं बज रहा था। वो हैरान हुई, फिर ये किसका मोबाइल बज रहा था? इसने उठकर आस-पास देखा। ऑफिस का दिया हुआ मोबाइल बज रहा था। इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? इसने मोबाइल उठाते हुए कहा। मोबाइल पर जगमगाते नाम को पढ़कर वो चौंक गई। ये इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? थोड़ा सा कंफ्यूज होकर इसने कॉल उठाई थी, मगर कहा कुछ नहीं। लगता है मोबाइल स्क्रीन पर मेरा नाम देखकर गूंगी हो गई हैं आप। अफ़ान ने थोड़ी देर इसके बोलने का इंतज़ार किया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो इसकी बात पर पजल हुई। तो फिर कैसी बात है? मुस्कुराहट के साथ अफ़ान ने पूछा। आपने इस वक्त कॉल की, कोई काम था?
इसे यही जवाब सूझा। नहीं, काम तो कोई नहीं था, अफान ने आसमान को देखते हुए कहा। फिर वो अब भी कंफ्यूज थी। सामने घड़ी रात के 1 बजा रही थी। कुछ नहीं, चलो तुम आराम करो, बाय। उसने कहते साथ कॉल कट की थी और दूसरी तरफ इरसा अपने मोबाइल को मुंह खोले देख रही थी। कितना अजीब इंसान है ये। अपने आप से कहकर वो दोबारा सोने के लिए लेट गई थी, मगर अब नींद आंखों से जा चुकी थी। वो इसी शख्स के बारे में सोच रही थी जो इसे बहुत अजीब लगा था। एक लम्हे में वो आप से तुम पर आ जाता था, एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ। और दूसरी तरफ अफान को इरसा से बात करने के बाद अब सुकून की नींद आई थी। वो अब सो चुका था। इरसा की नींद खराब करके उसे हमेशा सुकून की नींद आ जाती थी, जाने क्यों। अगली सुबह संडे था, यानी ऑफिस से ऑफ था, इसलिए वो देर तक सोती रही थी। रात भी इसे बहुत देर से नींद आई थी और अब वो सुकून से अपनी नींद पूरी करना चाहती थी, मगर किस्मत में कहाँ, डोर बेल की आवाज़ ने इसे नींद से जगा दिया था। उफ़ो, क्या है। वो उकताई हुई उठी थी। जानती तो थी कि कौन आ सकता है, इसलिए अब इसे मज़ीद गुस्सा आया। दरवाज़ा खोलकर इसने सामने खड़े शख्स को घूरा। क्या हुआ? वो इसे मुसलसल खुद को घूरता देखकर बोला। क्या हुआ? सुबह सुबह तुम यहाँ मुंह उठाकर आ जाते हो और मेरी नींद खराब कर देते हो, फिर कहते हो कि क्या हुआ? वो इस पर शेरनी की तरह बरसी थी। मैडम, सुबह नहीं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। इसने अपने कलाई पर बंधी घड़ी इसके सामने की। जो भी है, वो कहकर अंदर की तरफ पलटी। महद भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आया। चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। महद ने हाथ में पकड़े शॉप पर इसे दिखाते हुए कहा। इसे सर हिलाकर अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। वैसे तो तुम इतनी देर तक सोती नहीं हो, आज कैसे सो गई? महद ने इसे देखते हुए पूछा। रात बॉस की कॉल की वजह से नींद खराब हो गई थी मेरी, इसलिए बहुत लेट सोई मैं। इरसा ने खाने का बाइट लेते हुए कहा। बॉस की कॉल? रात को? महद चौंका। हाँ, मुझे भी हैरत हुई कि इतनी रात को उन्होंने मुझे क्यों कॉल की है। इरसा वाकई अब तक समझ नहीं पाई थी। तो फिर क्या कहा उसने? महद को कुछ अच्छा नहीं लगा था। कुछ नहीं, आम से बात करके कॉल काट दी। मैंने पूछा कोई काम था तो कहने लगे नहीं, बाय। इरसा इसे बता रही थी और महद के दिल को कुछ हुआ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इरसा, वो कहीं तुमने इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा? अपने दिल की बात इसने कह डाली थी। कैसी बातें कर रहे हो महद, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैंने जज किया है वो थोड़ा अजीब इंसान है। इरसा ने महद को देखते हुए संजीदगी से कहा। अजीब मतलब? कैसे? महद इसकी बात नहीं समझा था। मतलब वो एक लम्हा कुछ और होता है, बिल्कुल नॉर्मल और पुरसुकून, और फिर अचानक ही देखते वो कुछ और बन जाता है, जैसे बिल्कुल संजीदा, बेसुकून और परेशान। इरसा इसे सोचते हुए कह रही थी। इसे अफान खालिद की समझ नहीं आई थी, वो अफान खालिद को समझना चाहती थी। फिर हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से डिस्टर्ब हो। महद ने यही अंदाज़ा लगाया। हाँ, हो सकता है, इरसा ने सोचते हुए कहा। अच्छा, अब चाय ही पिला दो, महद ने खाने से हाथ खींचते हुए कहा। तुम तो यहाँ आती ही इसीलिए हो। इसे घूरते हुए वो प्लेट उठाकर बोली थी, जबकि इसकी बात पर महद हंस पड़ा। वो इस वक्त ऑफिस में कुछ फाइल्स लेकर बैठी थी। इसने बाकी के डिज़ाइंस देखे थे। अभी वो इसी काम में मगन थी कि इसका टेलीफोन बजा। मिस इरसा ऑफिस में आए, बॉस ने कहकर कॉल कट कर दी। वो अपनी फ़ाइल लेकर बॉस के ऑफिस में आई। आपने बुलाया सर? इसके सामने खड़े होते बोली। जी, आप बैठें। उसने उसके सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इरसा सामने बैठ चुकी थी। फाइल्स चेक कर ली आपने? अफान ने इसके हाथ में फाइल्स देखते पूछा। यस सर। इसने फाइल्स अफान की जानिब बढ़ाई, जिसने इन्हें लेकर मज़ीद मैस के एक जानिब रख दिया। आप जानती हैं हमारी एक ब्रांच दुबई में भी ओपन होने वाली है। उसने आगे झुकते हुए प्रोफेशनल अंदाज में कहा। जी सर, आई नो। इसने सामने सर हिलाते हुए कहा। वहाँ कुछ इश्यूज हो गए हैं तो मुझे उनके हल के लिए कल जाना होगा और आपने मेरे साथ जाना है मिस इरसा। वो इससे पूछ नहीं रहा था, वो इसे बता रहा था। जी मैंने? वो हैरान हुई। यस आपने। कोई इश्यू है क्या? अफवान ने इसे गौर से देखते पूछा। नो सर, बट मेरी वहाँ क्या ज़रूरत? इसे अजीब लग रहा था।
बॉस के साथ मुझसे बाई चाहना अजीब तो लगना ही था। आप मेरी सेक्रेटरी हैं मिस इरसा, क्या ये मैं आपको बताऊंगा कि आपका वहाँ क्या काम है? उसने सख्त लहजे में इसे घूरते हुए कहा। आखिर इसे इसके साथ जाने में मसला क्यों है? नहीं सर, मेरा मतलब है मेरे इम्तिहान। वो भी कह ही रही थी कि अफान ने इसकी बात काट दी। हम आपके इम्तिहान शुरू होने से पहले आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जा सकती हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो फाइल खोलकर उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया था। साफ जाहिर हो रहा था कि वो अब मज़ीद बात नहीं करना चाहता। उसके इस एटीट्यूड पर इरसा को शदीद गुस्सा आया था, मगर फिर सब्र करके वो खड़ी हुई और एक सर्द निगाह से इसे घूरती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अफान खालिद के होठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। वो जानता था कि इरसा साजिद को इस पर किस कदर गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आता ये इंसान अपने आप को समझता क्या है? इरसा गुस्से में कान से मोबाइल लगाए कह रही थी। वो अभी ही ऑफिस से घर आई थी। अब क्या कर दिया उसने? फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद महद ने उससे कहा, दुबई जाना है और कह रहा है कि मैं भी साथ चलूं। तो तुम मना कर दो ना। महद को ये कोई बड़ा मसला नहीं लगा था। मना तो तब करती जब वो मुझसे पूछता, मगर नहीं, वो बॉस हैं और बॉस तो ऑर्डर देते हैं और इसमें मना करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इरसा को अफान के अंदाज पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अरे तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? 1-2 दिन की तो बात है। महद को इसके गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही थी। 1 हफ्ते की भी हो तो मुझे मसला नहीं है, मगर मुझे उस इंसान का इस तरह हाकिमाना अंदाज में ऑर्डर देना पसंद नहीं। उसकी तो तुम आदत डाल दो, 1 साल बर्दाश्त करना है तुमने उसे। महद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा चुप नहीं रहूँगी। अगली बार ऐसा हुआ तो साफ जवाब दे देना है मैंने। इरसा ने फैसला कर लिया। वो भी गूंगा नहीं है मैडम, महद ने इसे याद दिलाया था। जानती हूँ, बहुत लंबी ज़बान है। मोबाइल रिंग हुआ। इरसा ने कान से मोबाइल हटाकर देखा, बॉस की कॉल थी और उम्र भी। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। इसने महद से कहा, क्या मतलब? महद ने पूछा। कॉल आ रही है, बाद में बात करती हूँ तुमसे। उसने कहकर कॉल कट कर दी और फिर बॉस की कॉल उठाई। जी सर कहें? इसने पूछा। मैं आपके फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ, आप 5 मिनट में आ जाएं। बॉस ने कहकर कॉल कट कर दी और इरसा को करंट लगा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने उठकर खिड़की से नीचे देखा, जहाँ बॉस की कार और उसके बाहर हाशिर खड़ा था जो उसे नीचे आने का इशारा दे रहा था। वो फौरन से कमरे की जानिब भागी। कपड़े चेंज करके वो अपना हुलिया ठीक करने के बाद नीचे आई। हाशिर ने इसे आता देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर इसे समझने के लिए गाड़ी में बैठना ही था। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी। आगे हाशिर के साथ बॉस बैठे थे। सर हम कहाँ जा रहे हैं? इसने बॉस से पूछा। एक क्लाइंट से अर्जेंट मीटिंग करनी है मिस इरसा, सॉरी आपको इस टाइम डिस्टर्ब किया। बॉस के बजाय जवाब हाशिर की जानिब से आया था। इरसा ने एक नज़र खामोश सामने बैठे अफान की तरफ डाली, वो जो ऐसे अनजान बना था जैसे इरसा की मौजूदगी की खबर ही ना हो। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट के सामने। हाशिर ने गाड़ी रोकी। यहाँ है मीटिंग? इरसा को हैरत हुई। जी, डिनर के बाद। हाशिर कहकर गाड़ी से उतरा था और इरसा के लिए दरवाज़ा खोला। वो बाहर निकली और उस वक्त तक अफान तेज़ी से निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर जा चुका था। ये इन्हें क्या हुआ है? इसके इस अंदाज पर इसने हाशिर से पूछा। भाग रहे हैं, हाशिर ने मायने खैफ मुस्कुराहट के साथ कहा। किससे? इरसा उलझी। दिल से। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा था और इरसा उलझते हुए उसके पीछे आने लगी। वो अंदर पहुंचे तो अफान एक मेज़ के गिर्द कुर्सी पर बैठ चुका था और अब वो वेटर को ऑर्डर दे रहा था। इरसा ने नफ़ी से सर हिलाते हुए उसी तरफ कदम बढ़ाए, जबकि हाशिर वहीं से पलटकर बाहर चला गया। इरसा मेज़ के पास जाकर अफान के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई, मगर अब वो चौंकी। ये हाशिर कहाँ गए? वो इधर उधर देखती पूछ रही थी, जबकि अब एक मुस्कुराहट अफान के होठों पर आई, जिसे इसने फ़ौरन ही छुपा लिया। वो शायद कॉल करने गया होगा क्लाइंट्स को। उसकी तरफ देखते हुए इसने कहा, अच्छा वैसे कौन सी कंपनी के हैं? अब इरसा ने इसे देखते पूछा। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अफान इस बात को ख़त्म करना चाहता था। मैं यहाँ इस मीटिंग को अटेंड करने मौजूद हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है।
عرصہ نے اسی ایٹیٹیوڈ میں کرسی سے ٹیک لگائے اس سے کہا، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ کو کیا جاننا ہے اور کیا نہیں۔ عفان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا، اوکے، پھر مجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں یہ بھی میں ڈیسائیڈ کروں گی، آپ نہیں۔ آگے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عرصہ نے کہا۔ عفان اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ آپ میری اسسٹنٹ ہیں مس عرصہ، اور آپ نے میرے آرڈر کو ماننا ہے، یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اسے اس کی ہمت پر غصہ آیا۔ سوری ٹو سے سر، بٹ یہ میری جاب ٹائمنگ نہیں ہے اور اوور ٹائم میری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عرصہ نے ایک دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور عفان کا دل جل گیا تھا۔ تم، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت الفاظ کہتا، حاشر نے آ کر اس کی بات کاٹی تھی۔ سر وہ، حاشر کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ عرصہ اور عفان اسے دیکھ کر چونک گئے۔ کیا ہوا؟ بولو بھی۔ عرصہ کو تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سر وہ گھر سے کال آئی تھی، دادو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ہمیں فوراً چلنا ہوگا۔ حاشر کی بات سن کر عفان فوراً کھڑا ہو کر باہر کی جانب دوڑا۔ عرصہ اور حاشر بھی اس کے پیچھے آئے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ لان پر گاڑی روک کر سب سے پہلے عفان باہر نکلا اور بھاگ کر گھر کے اندر آیا۔ عرصہ اور حاشر بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے تھے۔ ایک بڑے سے لاؤنج سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں 3 کمرے چھوڑ کر چوتھے کمرے کے اندر آئے۔ عرصہ نے دیکھا سامنے بیڈ پر ایک عمر رسیدہ خاتون جو کہ عفان کی دادو تھیں، آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ عفان نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ اس وقت وہ ایک عام سا انسان لگ رہا تھا۔ پاس کھڑے ڈاکٹر سے اب وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا انہیں اچانک؟ اس کی نظریں دادو کے مرجھائے ہوئے چہرے پر تھیں۔ ان کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تنہائی کی وجہ سے اب انہیں ڈپریشن بھی ہونے لگا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے، اور عفان خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ہمیں ان کے لیے کوئی نرس رکھ لینی چاہیے۔ حاشر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیں، اصل مسئلہ تنہائی ہے، میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا کریں، ڈاکٹر نے عفان کی جانب دیکھ کر کہا۔ عرصہ نے دیکھا وہ اب بھی اپنی دادو کا ہاتھ پکڑے بس انہیں ہی دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹے بچے کی طرح جسے اپنی دادو کے روٹھ جانے کا ڈر ہو۔ جانے کیوں، مگر اس وقت عفان خالد اس سے بہت معصوم لگا۔ ڈاکٹر حاشر کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا اور عرصہ دادو کی دوسری طرف آ کر بیٹھی۔ آپ اپنی دادو سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ اس نے دادو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ، دھیمی سی آواز میں کہا۔ عرصہ ساجد کو اس وقت اپنی ماں یاد آئی۔ اسے یاد آیا تھا جب بھی ماں بیمار ہوتی تھی وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اور پاپا، بس یہ سوچ تھی، اور عرصہ ساجد کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے۔ آپ ان کا بہت خیال رکھا کریں سر، یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، یہ دنیا جہاں کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بار خدا انہیں آپ سے دور کر لے تو دوبارہ نہیں ملتے، کسی صورت نہیں، کبھی نہیں، وہ دادو کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور اس پورے عرصے میں پہلی بار عفان خالد نے دادو سے نظریں ہٹا کر سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکل کر اس کی گالوں کو چھو رہے تھے۔ وہ یقیناً اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی۔ عفان کے دل کو جیسے ایک دھکا سا لگا، اور بس ایک پل میں اس نے فیصلہ کیا۔ آپ دادو کے پاس رکیں گی مس عرصہ؟ اس نے کہا تھا، اور وہ جو دادو کو دیکھ رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے دبئی جانا ہے، ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ہم دونوں کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے عرصہ، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میرے آنے تک ان کے پاس رک جائیں، میں آپ کو اس کی پیمنٹ کروں گا۔ عفان کہہ رہا تھا اور دروازے پر موجود حاشر بھی عرصہ کی طرح چونک گیا تھا۔ عفان خالد ریکویسٹ کر رہا تھا، وہ کسی کو پلیز کہہ رہا تھا، یہ کوئی معجزہ تھا جو آج ہو رہا تھا۔ حاشر تو اپنی جگہ رک سا گیا تھا، اسے اس کمپنی میں کام کیے 6 سال ہو گئے تھے، اور 6 سالوں میں اس نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ عفان خالد کسی سے ریکویسٹ کر رہا ہے، وہ بھی عرصہ سے۔ آج تو جیسے سارے معجزے ہونے تھے۔ عرصہ کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی، مگر وہ اس شخص کو منع نہیں کر سکی تھی۔ میں ان کے ساتھ رکوں گی، مگر مجھے پیمنٹ نہیں چاہیے، عرصہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عفان بھی جواب میں مسکرایا۔ میں ذرا چینج کر لوں، اور آپ کے لیے کافی آ رہی ہے، پی کر جائیے گا۔
वो कह कर रूम से निकला। हाशिर भी अब इसके पीछे भागता आया था। बॉस, ये क्या था? वो इसके साथ चलते हुए पूछ रहा था। क्या था हाशिर? वो जानता था कि हाशिर क्या पूछ रहा है, मगर शायद वो इस सवाल से भागना चाहता था। आपने उन्हें घर बुलाया, वो भी दादू के लिए। आपने ऐसा क्यों किया? और आपने उनसे रिक्वेस्ट की? वो अब भी अफ़ान के इस रिक्वेस्ट पर हैरान था। अफ़ान अपने कमरे के पास पहुंचकर रुका। हाशिर भी रुक गया। वो दादू को देखकर रो रही थी। जानते हो क्यों? अफ़ान ने उससे पूछा। क्यों? क्योंकि दादू को देखकर उसे अपनी माँ याद आ रही थी। हाशिर, अफ़ान की बात पर हाशिर मज़ीद हैरान हुआ। वो कब से इसे साजिद को इतना समझने लगा था? वो कब से उसका एहसास करने लगा था? ऐसा ही था? और शायद अपने पापा को भी। हाशिर ने एक चोट की थी। वो अफ़ान का रद्द अमल देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि अफ़ान के अंदर क्या चल रहा है। मुझे इसके पापा के लिए कोई अफसोस नहीं है हाशिर, मगर हाँ, मुझे इरसा से हमदर्दी हो रही है। अफ़ान आज भी वैसा ही था। जब आपको उसके पापा की मौत का अफसोस नहीं है बॉस, तो फिर ये हमदर्दी कैसी? हाशिर को अफ़ान की बेहिसी पर गुस्सा आ रहा था। ये जो ज़मीर होता है ना हाशिर, ये बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। जब आप किसी को तबाह करने के दर पर होते हैं तो ये सो जाता है, आपको रोकता नहीं। मगर जैसे ही आप सब कुछ बर्बाद कर देते हैं तो ये जाग जाता है। जानते हो क्यों? अफ़ान ने इसे देखते हुए संजीदगी से पूछा। क्यों? क्योंकि जागा हुआ ज़मीर आपका अपना सुकून बर्बाद कर देता है। उसने कहकर कमरे के दरवाजे का लॉक खोला और अंदर चला गया, जबकि हाशिर वहीं जम सा गया था। तो क्या ज़मीर जाग गया? तो क्या अफ़ान खालिद अब बर्बाद होने जा रहा था? वो चेंज करके आया तो इरसा भी जाने के लिए निकल रही थी। कल सुबह हाशिर आपको पिक कर लेगा, इसने इरसा से कहा। ओके, आप कब जा रहे हैं दुबई? उसने अब तक ये तो पूछा ही नहीं था। परसों जाऊंगा, 3 दिन लग जाएंगे मुझे। वो बाहर तक उसके साथ आया। ओके, अल्लाह हाफिज़, वो कहकर आगे बढ़ी और उस गाड़ी में बैठ गई जहां हाशिर इसका इंतज़ार कर रहा था। ये तो व्यूअर्स, यहाँ पर आज की एपिसोड एंड होती है और नए एपिसोड के साथ मैं जल्द वापस आऊँगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी और नॉवल कैसा लग रहा है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।